आज का जो हमारा पाठ है वो है सारणिक। ये चौथा पाठ है। इससे पहले जो तीसरा पाठ था आव्यय, उसको मैंने पढ़ा दिया है। आव्ययों की ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ हमारे लिए उपयोगी साबित होंगी इस पाठ में। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था आव्ययों के प्रकार में वर्ग आव्यय, और मैंने कहा था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग आव्ययों में क्या होता है। ऐसा आव्यय जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यय कहते हैं। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ग आव्यय से ही बनता है सारणिक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था किसके बारे में, वर्ग आव्यय के बारे में। ठीक है, वर्ग आव्यय में क्या था, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो अगर कोई आव्यय हमें मानना हो तो हम क्या करेंगे, माना a बराबर कोई आव्यय है, जैसे 2, 3, 4, ऐसे 6 हो गया, या और भी कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए 7 ले लिया। ठीक है, ये एक आव्यय है। और ये कौन सा कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 का आव्यय है। इसको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यय। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए इसको वर्ग आव्यय कहेंगे। ठीक है, और भी मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण। देखिए, ये कोई और है, मान लीजिए b बराबर कोई आव्यय ले रहे हैं, ऐसे 3, 4, 5, 2, 9, 3, 2, 4, 5, ये देख रहे हैं ना, ये हमने ले लिया है एक आव्यय। ये क्या है, ये 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 कोटि का है। यह भी एक वर्ग आव्यय है, यह भी एक वर्ग आव्यय है। ठीक है, हम इसकी बात क्यों करें, मैंने क्या कहा कि वर्ग आव्यय से ही निकलता है सारणिक। ठीक है, अब सारणिक कैसे बनता है, आपको पता है कि आव्ययों के जो अवयव होते हैं या संख्याएं होती हैं, उनको ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर, ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसी बड़े ब्रैकेट को हटाकर, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये बड़ा ब्रैकेट है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इसी को हटा दिया जाए, इसकी जगह 2 ऐसे लाइन खींच दिया जाए, ऐसे। ठीक है, तो ये जो आव्यय है ना, ये सारणिक में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है 2, 3, 4, 7, ये हमने अवयव लिखा है, यानी कि तत्व लिखा है। हमने क्या कहा, जब इनको हम ऐसे 2 लाइनों के बीच में रख देते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं, सारणिक। ठीक है, तो ये कौन सा सारणिक है, कितनी कोटि का सारणिक है, जितनी कोटि का ये आव्यय है। ये आव्यय 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए ये सारणिक भी क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, इसको सारणिक कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ग आव्यय से ही बनता है सारणिक। ठीक है, तो ये भी वर्ग आव्यय है, ये 3 क्रॉस 3 का है। तो ये देखिए, ये क्या लिखा है, 3, 4, 5, 2, 9, 3, 2, 4, 5, ये क्या है, ये सारे तत्व हैं जो आव्यय के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, जब ये बड़े ब्रैकेट के जो चिन्ह है, इसको हटाकर यहाँ ऐसे 2 लाइन, इसे एक लाइन ये, एक लाइन ये, इन सारी संख्याओं के अवयवों को 2 लाइनों के बीच में, इसको समांतर रेखा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ समांतर रेखा नहीं बोलते हैं, बस 2 लाइन बोलते हैं, इनके बीच में सारी संख्याएं रखी गई हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो भी आपको मिला, ये पूरा ये जो भी मिला, इसको क्या कहेंगे, सारणिक। क्या कहेंगे, सारणिक। और ये सारणिक का कोटि कितनी है, जितनी कोटि आव्यय का था, कितनी है, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। ठीक, उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो जो बातें सारणिक में आव्यय में थी वही यहाँ भी है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या, जो यहाँ पर हम बड़े ब्रैकेट के अंदर सारी संख्याओं को लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 लाइनों के बीच में। ठीक है, तो जब हम ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आव्यय। ठीक है, ये आव्यय का चिन्ह है। और अगर इसे ऐसे 2 लाइन ऐसे कहेंगे, तो ये किसका चिन्ह है, सारणिक का। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब हमारा पाठ शुरू होता है, और इस पाठ में शुरुआत में सबसे पहले क्या आता है, सारणिक का विस्तार। यानी कि हमारे पास अगर द्वितीय कोटि का सारणिक है या तृतीय कोटि का, द्वितीय कोटि मतलब 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। और तृतीय कोटि का मतलब होता है 3 पंक्ति 3 स्तंभ। 3 क्रॉस 3 का अगर हमारे पास सारणिक है तो उसका हमें विस्तार करना होगा। विस्तार क्यों करेंगे,
क्योंकि जब हम किसी सारणिक का विस्तार करेंगे तभी हमें उस सारणिक का मान मिलेगा, और हर एक सारणिक का एक मान होता है संख्या में। जो आव्यूह होता है उसका कोई भी संख्या में मान नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आव्यूह का विस्तार नहीं होता है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे हल करना होता है और हमें बताना होता है कि कोई आव्यूह दिया गया है, बताइए इस आव्यूह का क्या मान होता है। तो जब आव्यूह का विस्तार ही नहीं किया जा सकता तो मान कैसे निकालेंगे? लेकिन सारणिक का विस्तार होता है और उसका मान भी होता है। ठीक है, कोई ना कोई मान होगा, प्लस में, माइनस में, जीरो में कुछ ना कुछ मान निकलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सारणिक का विस्तार में। और सबसे पहले है द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। तो सबसे पहले द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार करना सीखेंगे, उसके बाद तृतीय वाला। ठीक है, देखिए मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए या माना a बराबर ये कोई आव्यूह है, जैसे a b c d, ये देख रहे हैं, ये क्या है? यह एक आव्यूह है। लेकिन हम आव्यूह नहीं सारणिक पाठ पढ़ रहे हैं, पर आव्यूह की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसे सारणिक में बदलने पर, ठीक है, अगर इस आव्यूह को सारणिक में बदल देंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, देखिए ये जो ए है ना, इसको ऐसे दो लाइनों के बीच में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको मॉड नहीं बोलते हैं, मॉडुलस नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कैसे दो लाइनों के बीच में कोई संख्या लिखी जाती है, अक्षर लिखा जाता है, उसे मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ मॉडुलस नहीं है। यहाँ दो लाइन का मतलब क्या होता है? अगर दो लाइन के बीच में कोई भी संख्या लिखी गई है तो यहाँ पर मॉडुलस नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सारणिक। ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, तो इधर भी सारणिक का चिन्ह लग जाएगा और इधर भी सारणिक का चिन्ह लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ये देख रहे हैं, ये सारणिक का चिन्ह हो जाएगा। तो ये आव्यूह है और हमने उसको बदल दिया सारणिक में। अब क्या होगा? अब इसका विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार। तो देखिए विस्तार में क्या होता है, विस्तार कैसे आता है? ये 2x2 का विस्तार में सबसे पहले क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी कि a गुणे d। ठीक, और जब गुणा हो जाए तो फिर लगाते हैं माइनस। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? माइनस। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, c गुणे d। ठीक है, अब इसको हल करने के बाद जो भी आता है वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसे ही कहते हैं द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। ठीक है, जैसे मैं एक आपको आंसर करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां ले रहा हूं, देखिए जैसे ये 3 है, ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है? द्वितीय कोटि का सारणिक है। अगर हमें पता करना हो कि इसका क्या मान आएगा तो देखिए क्या मान आएगा। ध्यान दीजिए, हमने कैसे किया? इसका इसमें आपस में गुणा करते हैं तिरछा। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका आपस में इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 20 गया, कितना आया? 1। यही क्या है? ये जो सारणिक है इसी का ये मान है। तो याद रखिएगा, अगर द्वितीय कोटि का सारणिक हमारे पास है तो ये सबसे आसान होता है हल करना। ठीक है, कैसे हल करते हैं? तिरछा गुणा के 7 का 3 में करेंगे 7 त्रिक 21, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 5 का 4 में करेंगे तिरछा गुणा। ठीक है, इधर तिरछा फिर इधर तिरछा, तो आएगा 20। तो 21 में से 20 जाएगा, 1 आएगा। यही है इस सारणिक का मान, क्योंकि हर एक सारणिक का मान होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कहीं आपके पास ऐसे है, देखिए ऐसे लिख दिया है 2 ऐसे, तो हमने क्या कहा? इस पाठ में इसको मॉडुलस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? सारणिक। ये क्या है? अगर दो लाइनों के बीच में कोई एक ही संख्या है तो इसका मतलब ये 1x1 का सारणिक है, यानी कि प्रथम कोटि का सारणिक है। और अगर सारणिक के बीच में केवल एक संख्या है तो वही उसका मान होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इस सारणिक में जो संख्या है वही उसका क्या होगा? मान होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान प्लस में है तो ये मान प्लस में आएगा, अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है, ये सारणिक है। याद रखिएगा, अगर ये मॉडुलस होता, ठीक है, जैसे अगर हम कह दें कि ये मॉड है और मॉड के अंदर -3 है, ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा? प्लस में 3 आएगा। चाहे प्लस में 3 हो तब भी प्लस में 3, चाहे माइनस में 3 हो तब भी प्लस में 3। ठीक, ऐसे क्यों? क्योंकि ये क्या है? मॉडुलस। लेकिन ये हमने किसके लिए बताया? सारणिक के लिए। तो सारणिक के अंदर अगर कोई मान है
ठीक है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में वही बाहर आता है, लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई मान है प्लस या माइनस तो हमेशा प्लस ही मॉड्यूलस का मान आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, आगे है तृतीय कोट के सारणिक का विस्तार, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर सवाल में तृतीय कोट का ही मिलेगा। ठीक है, तृतीय कोट का मतलब क्या होता है, 3x3 वाला, यानी कि जिसमें 3 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, ऐसे सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं और उनका कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या करना होगा, हमें कोई एक सारणिक लेना होगा, मानना होगा, या पहले आप भी वो मानिए। ठीक है, तो माना क्या, a बराबर कोई आव्यूह ले लीजिए, और हमने पीछे आपको मानना बताया था कि 2x2 3x3 चाहे जितने क्रॉस का कहेगा उतना आव्यूह के तत्व को मानना आपको सिखाया था। तो अगर हमें 3x3 का मानना है तृतीय कोटि का, तो उसको ऐसे मानते हैं, कैसे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, यहां पर ऐसे मानते हैं, कहां पर, सारणिक वाले पाठ में। ठीक है, याद रखिएगा, वहां पर मानने का तरीका अलग है। ठीक, यहां पर मानने का तरीका अलग है। ठीक, हाँ, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये क्या है, ये एक आव्यूह है, कितने का, 3x3 का। ठीक है, अब हमें इसे क्या बदलना है, सारणिक में, क्योंकि हमें इसका विस्तार करना है। तो क्या करेंगे, इस आव्यूह को सारणिक में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, इधर भी सारणिक का चिन्ह लग जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, और उधर भी सारणिक का चिन्ह लग जाएगा, कैसे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे। ठीक है, देखिए सारणिक का चिन्ह हमने लगा दिया और ये पूरा बन गया सारणिक। ठीक है, आव्यूह से सारणिक बन गया। अब हमें इसका विस्तार कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, विस्तार कैसे करना है। ठीक है, विस्तार करने का तरीका क्या है, जो मैं आपको सिखाऊं उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर विस्तार करने का कई तरीका है, इसमें जितने तत्व हैं उतने विस्तार करने के तरीके हैं। कितने तत्व हैं इसमें, 1 2 3 3 त्रिक 9 तत्व हैं, यानी कि अवयव हैं। तो 9 तरीका है विस्तार करने का, पूरा एकदम ब्रेक करने का, तोड़ने का, ताकि हम इसका मान निकाल सकें। ठीक है, लेकिन हम 1 या 2 तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, एक तो हम आपको पंक्ति लेके विस्तार करना सिखाएंगे और एक स्तंभ लेके विस्तार करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारे पास, ये है एक पंक्ति। ठीक है, अगर हम इस पंक्ति को लेके विस्तार करें तो देखिए विस्तार कैसे होता है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला अवयव। ठीक है, ऐसे पहला अवयव लिखते हैं, a1 हो गया। जैसे ही पहला अवयव लिख लेते हैं तुरंत हम एक छोटा सा 2x2 का सारणिक बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, ये 3x3 का सारणिक है, लेकिन जैसे हम पहला ऐसे अवयव ले लेते हैं तुरंत हम बनाते हैं 2x2 का सारणिक। ठीक है, अब इसके अंदर मान लिखते हैं, संख्याएं लिखते हैं। कौन सी संख्या लिखेंगे, ये जो हमने अवयव माना है शुरुआत में, जो हमने ले लिया है, यहां पर लिखा है। ठीक है, इसके सीध में दाएं बाएं, ठीक है, और ऊपर नीचे जितने भी तत्व आएंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसी को यहाँ लिख लेंगे। तो ये देखिए इसके दाहिने में, ये देखिए इसकी सीध में b1 c1 बचेगा और a1 के नीचे a2 a3 बचेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ठीक है, यही बचेगा सीध में और ये बचेगा सीध में। ठीक है, तो इसके अलावा जो मिला हमारे पास वही इसमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये b2 और यहाँ c2 और ये क्या है b3 और ये क्या है c3, ऐसे लिख दिया। हो गया, पहली वाली लाइन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने पहला अवयव लिया, तो जब हमने पहला अवयव लिया तो इसकी देखिए दाएं बाएं जो भी तत्व होगा और ऊपर नीचे जो भी तत्व होगा, ठीक है, ये चीज उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो चीज मिला उसी को हम लिखेंगे। हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम दूसरा अवयव लेते हैं, ये दूसरा हो गया, दूसरा अवयव लिया। एक बार मैं पूरा बढ़िया से आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं दूसरा अवयव ले रहा हूं, दूसरा क्या है B1 ले लिया, और जैसे एक अवयव मैं ले लूंगा तुरंत आपको बनाना है 2x2 का सारणिक। ठीक, चलो अब मैंने क्या कहा,
जो भी आप संख्या आगे लिखते हैं उसके दाएं बाएं जितनी भी संख्याएं हैं और उसके ऊपर नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो मिलता है उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए B1 के दाएं बाएं A1 C1 है और इसके ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे है B2 और B3, इन सबको छोड़ देंगे, बाकी जो मिलेगा देखिए ये मिला A2 A3 और यहाँ पर C2 C3, इसको लिख लेंगे। हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका काम खत्म हो गया। आगे देखिए आगे है, आगे है। अब मैं इसको ले ले रहा हूं तीसरा, ये क्या है C1। फिर बनाएंगे, जैसे ही हम एक संख्या ले लेंगे तुरंत हम 2x2 का क्या बनाएंगे स्टार डेक। अब इसमें संख्याएं लिखेंगे। कौन संख्या है, जब हम ये वाला संख्या ले रहे हैं तो इसके ऊपर नीचे, यानी कि नीचे यही मिलेगा और इसके बगल में ये मिलेगा। इसके अलावा जो छूट गया है यही देखिए, इसी को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये हो जाएगा A2 B2 A3 और यहाँ B3। हो गया। देखिए तो जैसा मैंने आपको समझाया ऐसे ही सेम टू सेम आप कीजिएगा। ठीक है, हो गया इतना। अब इस देखिए समझाने में टाइम लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद जब एक बार समझ गए तो फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा बार बार। अब इतना तो बन गया, लेकिन ये अभी सही नहीं है, अभी ये गलत है। सही कब होगा, जब हम प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब चिन्ह कैसे लगाते हैं देखिए ध्यान से। पहला जो अवयव होता है, यानी पहला जो संख्या होता है वो प्लस में लेते हैं, जो दूसरा होता है वो माइनस में लेते हैं, फिर जो अगला होता है फिर प्लस में। ठीक है, फिर अब प्लस के बगल में क्या होगा माइनस, फिर माइनस के बगल में प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ऐसे अगर इसमें से कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ लेके हम तोड़ते हैं तो जो नियम मैंने आपको बताया ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह क्या है, ये पहला वाला क्या है, ये प्लस में होता है। ठीक है, दूसरा वाला जो हमने लेके ये इतना लिखा है ये क्या होगा माइनस में होगा। तीसरा वाला जो हमने C1 लिया है ये क्या होगा प्लस में होगा। अब ये बन गया नया सूत्र। और देखिए ये A1 है, मैं फिर से आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये क्या है A1 है। इसके बाद ये क्या हो गया, ये 2x2 का साड़िक हो गया। और अभी मैंने पीछे 2x2 का साड़िक तोड़ना आपको सिखाया। ये कैसे टूटता है, ये होता है इसका इसमें गुणा करते हैं तिरछा, तो क्या हो जाएगा B2 C3, ये गुणा में है। ठीक है, इसके बाद लगाते हैं माइनस, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं। हो गया ना, ये आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा B3 C2। हो गया देखिए गुणा। उसके बाद फिर अगला लिखते हैं माइनस B1। हो गया। फिर आगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा A2 C3, फिर लगाएंगे माइनस, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा A3 C2। हो गया। फिर आगे ये हो गया प्लस में C1। अब क्या होगा, यहां भी वही। ठीक है, यहां क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा A2 B3 माइनस इसका इसमें गुणा कीजिए A3 B2। ये देखिए अब जो भी इसमें संख्याएं दी गई हैं, जब हम ऐसे इसे विस्तार कर देंगे फिर इसको गुणा उड़ा कर देंगे, जोड़ घटा देंगे, जो भी बनेगा उसको कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा क्या आंसर। इसे ही कहते हैं तृतीय कोट यानी 3x3 के साड़िक का विस्तार करना। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां देखिए, जैसे मैंने पंक्ति को लेकर विस्तार किया है, ठीक ऐसे स्तंभ को लेकर भी विस्तार किया जाता है। ठीक है, मैं स्तंभ को लेकर विस्तार करके आपको दिखाता हूं एक बार। ठीक है, उम्मीद है आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। मैं एक बार और करके दिखाता हूं, देखिए आप लोग समझिएगा। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं रोक के वीडियो। चलिए आगे शुरू करते हैं फिर। ठीक है, आगे देखिए मैंने अभी पंक्ति को लेकर विस्तार किया, अब मैं स्तंभ को लेकर विस्तार कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए कि हम पहला स्तंभ ले रहे हैं, ये पहला स्तंभ है, यानी कि ये पहला स्तंभ है, इसी को लेकर हम विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो अगर हम पहला अवयव लिए A1, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो हम अवयव यानी कि संख्या लेते हैं उसकी सीध में दाएं बाएं ऊपर नीचे जितनी भी संख्या रहेगी उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम लिख डालेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको 2x2 के सारणिक में। ठीक है, ऐसे। तो इसका देखिए ये क्या है B2, ये C2 और ये B3 और ये C3। हो गया।
और हमने लिख दिया। देखिए अब इसका काम खत्म, जैसे लिख दीजिए उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हटा दिया, हो गया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि मैं एक स्तंभ लेके विस्तार कर रहा हूं, तो मैंने पहला अवयव ले लिया है, ये देखिए हो गया। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, ठीक है, ये क्या है A2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, फिर 2x2 का स्टार्डिक बनाएंगे, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसके ऊपर नीचे ये संख्या छूट जाएगी और इसके दाएं बाएं देखिए ये संख्या छूट जाएगी जो इसके सीध में रहेगा। तो ऊपर क्या मिलेगा, B1 C1 और ये B3 और ये C3 हो गया। ठीक, देखिए काम खत्म इसका। ठीक है, विस्तार करना आप लोग सीखिए, क्योंकि इस पाठ में सिर्फ विस्तार करना ही मेन है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला आप आयो लीजिए ये वाला। ठीक है, अगला क्या है, ये A3, फिर बनाएंगे 2x2 का स्टार्डिक। अब इसकी सीध में जो रहेगा उसको छोड़ेंगे और इसके ऊपर नीचे, यानी कि दाएं बाएं जो रहेगा उसको छोड़ेंगे, ऊपर नीचे जो रहेगा उसको छोड़ेंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे B1 B2 C1 C2। ठीक है, ये देखिए हो गया। ठीक, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं और मैंने अभी आपको चिन्ह लगाना बताया था। चिन्ह कहां से शुरुआत करते हैं, पहले से। ठीक है, पहला वाला पहला वाला जो तत्व होता है वो क्या होता है, पहला जो होता है वो प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया। दूसरा क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तीसरा प्लस, ठीक है, ये प्लस। ठीक है, ऐसे ये भी होते हैं। ये क्या होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, देख रहे हैं, ऐसे चिन्ह है, इसको लगाना सीखिए, ये आगे भी काम देगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे अभी पीछे वाले में किया था विस्तार, वैसे यहाँ भी कर देंगे। कैसे, ये क्या है, ये है A1, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसके इसमें गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा B2 C3, माइनस लगाएंगे, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा B3 C2 हो गया। फिर यहाँ है माइनस A2, अब इसका करेंगे इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा B1 C3, माइनस लगाएंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे B3 C1 हो गया। फिर यहाँ है प्लस A3 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा B1 C2, माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा B2 C1। और देखिए ध्यान से, अगर ये संख्या होता तो ये गुणा में करना है, फिर जोड़ना है, घटाना है, जो भी करना पड़े आप कीजिएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमने पंक्ति को लेकर हमने विस्तार करना आपको बताया, और अभी ये स्तंभ लेकर हमने विस्तार करना बताया। तो आपको दोनों विस्तार आना चाहिए, चाहे पंक्ति को लेकर विस्तार करना हो, चाहे स्तंभ को लेकर। और ये चिन्ह लगाना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये ठीक है। यहाँ चिन्ह अगर गलत हुआ तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस पर सवाल लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास सवाल है, देखिए पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित सारणिक के मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 2x2 कोटि वाला सारणिक को हल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद 3x3 का करेंगे, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। ठीक है, देखिए हमारे पास एक सारणिक है, पहला वाला। इसमें पहले सवाल का पहला कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इस सारणिक का क्या मान आएगा, इसका क्या मान आएगा, इसका क्या मान आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने 2x2 यानी कि द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार करना आपको सिखाया। कैसे होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4, उसके बाद लगाते हैं माइनस, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, जो भी आया वो लिखेंगे। -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4। ठीक है, क्या क्या किया हमने, 2 का गुणा 4 में किया, 2 का गुणा 2 में किया, आया 4, फिर लगाते हैं माइनस, फिर -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4। अब इसी को हल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो 4 4 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2x2 का सारणिक है इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। आगे तो जैसे हमने ऊपर वाले किया वैसे नीचे वाला भी हल करेंगे। तो यहाँ भी वही काम, सेम टू सेम। देखो 2x2 का या 3x3 का है, जो नियम हमने आपको बताया वही हमेशा लगेगा, चाहे उसमें कुछ भी दिया गया हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा कीजिए, तो x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए क्या है, ये है एक तो है x - 1, ये है x + 1। आपको पता है एक सूत्र होता है a + b a - b। ठीक है, आप अब नहीं जानते तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक सूत्र होता है ब्रैकेट में a + b और a - b, यानी कि a + b a - b, a b और a b इसमें भी है, इसमें प्लस में इसमें माइनस में, तो ये होता है क्या, ये पहले वाले का वर्ग और फिर माइनस में दूसरे वाले का वर्ग।
ठीक है, ये जो होता है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सूत्र यहाँ भी लगा देंगे। देखिए x माइनस एक x प्लस एक, जब दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो x का x प्लस एक में गुणा कीजिए, माइनस एक का x प्लस एक में गुणा कीजिए, तब भी वही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए ब्रैकेट के सामने माइनस है तो ब्रैकेट हटाइए तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक का वर्ग एक होता है, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, एक। ये क्या है, इस सारणिक का आंसर मान। ठीक है, ठीक, वैसे यहाँ भी यही करेंगे। तो देखिए क्या करना है, इसके इसमें गुणा कीजिए, तो कास का कास में करेंगे तो क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है माइनस लगाते हैं, मैंने सूत्र में बताया, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन का साइन में करेंगे और साथ में माइनस है तो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, एक होता है। यही क्या है, आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब आगे सवाल लगाते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। देखिए सवाल में क्या लिखा है, लिखा है यदि 5a 2 ये एक सारणिक है 2x2 वाला, और ये दूसरा सारणिक है, कह रहे कि दोनों सारणिक आपस में बराबर हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे पीछे आव्यूह में भी था कि दो आव्यूह बराबर हैं तो उसमें a b c या x y z का मान पूछता था, लेकिन वहाँ नियम अलग है, यहाँ नियम अलग है। ठीक है, आव्यूह का कोई मान नहीं निकलता है पूरा, ठीक है, उसको विस्तार नहीं कर सकते, लेकिन सारणिक का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसा, वो जो आप नियम पढ़े हैं आव्यूह वाले में, वो नियम आप मत लगाइएगा कि पहला वाला अवयव पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरे के, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो जब कोई दो भी सारणिक आपस में बराबर होते हैं तो पहले वाले सारणिक का विस्तार करते हैं, फिर दूसरे वाले सारणिक का विस्तार करते हैं, और तब जाके मान निकलता है। ठीक, चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर लगाते हैं माइनस, फिर इसके इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और जैसे विस्तार हो जाएगा तुरंत सारणिक का चिन्ह हट जाता है, बराबर। फिर यहाँ क्या है, 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 3 का 1 में करेंगे 3 1 के 3 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस a स्क्वायर बराबर, देखिए 4 में से 3 गया 1 हो गया। आगे देखिए, ये देखिए 10 प्लस में उधर गया माइनस में, तो माइनस में a स्क्वायर बराबर 1 माइनस 10। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 1 में से 10 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस a बराबर माइनस 9, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। हमें चाहिए a का मान, तो a स्क्वायर नहीं चाहिए, a का मान चाहिए। तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ लग जाता है अंडर रूट में, ये मान हो गया। उसके बाद आगे लगाते हैं प्लस माइनस। ठीक, अब आप जानते हैं अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल, ये क्या लिखा है 9, तो अंडर रूट 9 का मतलब होता है 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ये देखिए a का मान यही आएगा, ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। मैं एक सवाल और आपको लगा के दिखाता हूँ ऐसे ही। तो तीसरा सवाल है, दूसरे की तरह ही है। देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है कि यदि ये सारणिक और ये सारणिक आपस में बराबर हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने पीछे में किया था वैसे सेम टू सेम इसमें भी होगा। चलो हल करते हैं। तो क्या होगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 1 के 3, माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, इसके इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 1 के 3, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये +3 इधर +3, दोनों साइड बराबर है तो ये कट जाएगा। देखिए ये माइनस है, माइनस बराबर है, कट जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या मिला 8, और हमें चाहिए x का मान, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ लग जाता है प्लस माइनस, और जो भी मान होता है वो अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। और फिर अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। तो 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2 हो गया, यही आंसर। वर्गमूल भैया अगर नहीं याद है तो आपके लिए दिक्कत है। वर्गमूल, घनमूल ये सब आना चाहिए, आप लोग 12 में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 3x3 का सवाल हल करते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं बताना भूल गया तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सारणिक है, ठीक है, ऐसे 2 3
1 4, ये कोई एक सारणिक है, ठीक है। और कहा जाए कि इस सारणिक में 2 से गुणा कीजिए, ठीक है, तो बताइए इसका क्या मान आएगा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं इसमें, अगर यही आव्यूह होता, जैसे 2 है, ये कोई आव्यूह है, 2 3 1 4, अगर ये आव्यूह है, हमने ऊपर सारणिक लिखा है, यहाँ आव्यूह है, ठीक है। तो मैंने पीछे आव्यूह में बताया था कि अगर सामने कोई वैल्यू है और उसका मान हमें अंदर में गुणा करना है, तो यह मान सभी में गुणा हो जाता है, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मान आएगा, तो 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 का 1 में करेंगे तो जाएगा 2, 2 का 4 में करेंगे तो जाएगा 8। ये देखिए क्या मिला, ये आव्यूह। लेकिन जैसे आव्यूह में होता है वैसे सारणिक में नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सारणिक में होता क्या है, जब भी कोई मान आगे है और उसे हमें अंदर में गुणा कराना है, तो हमेशा क्या करते हैं, या तो किसी एक पंक्ति में गुणा कराते हैं या तो किसी एक स्तंभ में गुणा कराते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई मान सारणिक के बाहर है और हमें उसे अंदर में गुणा करना हो, तो गुणा कैसे होता है, या तो ये किसी पंक्ति में गुणा होता है, किसी एक ही पंक्ति में गुणा होगा चाहे जिसमें, या तो किसी एक स्तंभ में गुणा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, या तो किसी एक पंक्ति में गुणा होता है या तो किसी एक स्तंभ में गुणा होता है, ठीक है। जैसे 2 का हम केवल इसी में गुणा करेंगे, इसे 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर 2 का इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और नीचे जो मान है वो वैसे ही रहेगा, ये देखिए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी देखिए, इसका मान कितना आएगा, अब हल कर देंगे, इसका मान आएगा 4 चौक, देखिए 4 चौक 16 माइनस इसकी इसमें करें हो जाएगा 6, आया कितना 10 आया, इसका मान कितना आएगा 10। ऐसे ही हम आपको और कुछ बता दे रहे हैं, देखिए जैसे आगे, जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पंक्ति में हमने गुणा किया, अगर हम स्तंभ में गुणा कर दें तो ये क्या है, 2 है, ये 2 3 1 4 यही है, ठीक है। अगर हम केवल ये स्तंभ में गुणा करें तब देखते हैं क्या आता है, इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, हो गया। अब इसका हम विस्तार करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो होगा 6, 16 में से 6 गया, कितना आया 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी मान का, अगर कोई मान आगे है तो अगर हम उसका चाहे किसी एक पंक्ति में गुणा कराएं, ऊपर में नीचे में, या किसी एक स्तंभ में गुणा कराएं, चाहे पहले में चाहे दूसरे में चाहे तीसरे में चाहे जितने स्तंभ हो, किसी एक पंक्ति में ही गुणा होता है या किसी एक स्तंभ में ही गुणा होता है, ठीक है। और ऐसा करने से मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ हमने पंक्ति में गुणा कराया तब मान निकाला 10 आया, और यहाँ हमने स्तंभ में गुणा कराया तब मान निकाला 10 आया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मान आगे है तो उसका चाहे हम पंक्ति में गुणा कराएं किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में गुणा कराएं तो मान में परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसी का उल्टा हमें पढ़ना है। उल्टा क्या, जैसे क्या, जैसे हमने कोई संख्या, देखिए हमारे पास कोई संख्या आगे है ना, उसका हमने किसी एक पंक्ति किसी एक स्तंभ में गुणा कराया, ठीक ऐसे अगर कोई हमारे पास सारणिक दिया गया है, ठीक है, जैसे ये देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी में मैं कुछ समझा दे रहा हूं। देखिए ये हमारे पास एक सारणिक है छोटा वाला, ठीक है। अगर हम कहें कि बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन है, कुछ चीजें, तो कॉमन हम जैसे हम गुणा कराते हैं ठीक वैसे हम कॉमन भी करते हैं, ठीक है। जैसे किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में से कोई संख्या कॉमन है तो हम कहेंगे हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है, इस वाले स्तंभ में 2 कॉमन है, क्योंकि 4 में भी 2 है, 2 में भी 2 है, तो अगर हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 1, और बाकी यहाँ क्या है 3, यहाँ 4, ऐसे, ठीक है। तो जैसे हम गुणा कराए हैं वैसे हम कॉमन भी कर सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो भी नियम बताया याद रखिएगा, चाहे 2x2 का सारणिक हो, चाहे 3x3 का सारणिक हो, सब में नियम सेम टू सेम है। आगे है तृतीय कोट यानी कि 3x3 का हमारे पास सारणिक है और हमें इसका मान बताना है। तो मैंने अभी पीछे सूत्र बताया था कि 3x3 का सारणिक जो दिया गया है उसको हम कैसे तोड़ते हैं, कैसे विस्तार करते हैं, कैसे मान निकालते हैं। सूत्र मैंने अभी बताया था,
एक बार मैंने पंक्ति को लेकर विस्तार करना सिखाया, फिर मैंने स्तंभ को लेकर सिखाया। ठीक, यहाँ हमारे पास एक सवाल है, अब उसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, पहले तो मैं आपको सूत्र से बताऊंगा, फिर मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, ये पंक्ति है। ठीक है, और इस पंक्ति को लेके मैं विस्तार करने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये देखिए, ये है, पहले मैं ले रहा हूं नंबर 1, ये संख्या ले रहा हूं। ठीक, इसके बाद मैंने क्या कहा था, जैसे ही मैं एक संख्या ले रहा हूं तो उसके बाद मैंने कहा था आप बनाएंगे हम 2 × 2 का षाढ़। तो क्या हो जाएगा, हम 1 ले रहे हैं तो 1 के दाएं बाएं जो भी संख्या होगी वो छोड़ेंगे, 1 के ऊपर नीचे जो भी संख्या होगी वो छोड़ेंगे। उसके बाद जो बचेगा वही लिख लेंगे। क्या मिला हमें, 3 1 0 0, ये मिला। इसके बाद हम अगली संख्या लिखेंगे, क्या, 2, और मैंने बताया था कि ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम क्या लेंगे, -2, और फिर बनाएंगे 2 × 2 का षाढ़। अब जब हम 2 लेंगे तो 2 के जो ऊपर नीचे संख्या है वो छूटेगा और ये दाएं बाएं जो है वो छूटेगा, तो मिलेगा क्या, -1 4 0 0 हो गया। इसके बाद फिर अगला हम लेंगे प्लस में 4। ठीक, अब फिर जब हम 4 ले लेंगे तो क्या छूटेगा, देखिए जब 4 लेंगे तो ये छूटेगा ऊपर नीचे। ठीक, और ये दाएं बाएं जो भी संख्या होगी वो छूटेगा, तो क्या मिलेगा, -1 3 4 1, ये देख रहे हैं, ऐसा मिला। अब क्या करेंगे, अब फिर हम इसको थोड़ा तोड़ेंगे, तो ये क्या है, 1 है, बाकी ये 2 × 2 का है, मैंने अभी सिखाया पीछे तोड़ना। तो इसके इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 का 3 में, फिर लगाएंगे माइनस, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0, फिर है -2, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा 0, प्लस ये क्या है, 4, इसका इसमें गुणा कराएंगे 1 का -1 में तो -1, फिर माइनस चिन्ह होता है सूत्र वाला, फिर इसके इसमें गुणा कराएंगे तो 4 3 12। अब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 0 गुणे 1, तो 0 माइनस 0 - 0 0 गुणे 2 0, प्लस यहाँ देखिए -1 और -12, -13 गुणे 4, 13 चौका 52, और यहाँ माइनस होगा, कितना हो जाएगा, तो जाएगा -52। ठीक, इस 0 0 का कोई मतलब नहीं है, ये खत्म कहानी। तो कितना आंसर आएगा, -52, यही है आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा और तरीका बताता हूं कि हम क्या कर दें कि जल्दी से आंसर आ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से तोड़ना आपको सिखाऊंगा। देखिए मैं कुछ आपको नियम बताऊंगा, वो नियम आप याद रखिएगा। नियम क्या है, हमेशा आपको विस्तार वहां से करना चाहिए जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिक से अधिक 0 हो, 0 हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, हमेशा आपको विस्तार वहां से शुरू करना चाहिए जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 हो, या तो 1 0 हो, या 2 0 हो, या सब 0 हो। ठीक है, हमेशा वहीं से ध्यान दें। कहाँ से, जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 हो। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास तीसरी स्तंभ है, इसमें देखिए 2 0 है। अगर हम इसी स्तंभ को लेके विस्तार करें तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये क्या होता है, प्लस माइनस, ये होता है प्लस। ठीक है, तो हम इसी को लेके विस्तार करेंगे तो क्या है, 4 ले लिया। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, हम जब 4 लेंगे तो 4 के बगल में जो भी संख्या है वो छूट जाएगी, तो क्या मिलेगा हमें, -1 3 4 1 हो गया। अब इसके बाद, अब ये देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब जैसे 4 लिया तो अब हम लेंगे क्या, 0, तो -0। अब हम इसको लेकर विस्तार करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे वाली संख्या छूटेगी और इसके दाएं बाएं संख्या छूटेगी, तो -1 3 ये छूट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 2 और ये 4 और ये 1। ठीक है, आगे फिर अगला लेंगे +0, और फिर अब क्या होगा, ये ऊपर नीचे छूटेगा और इसके दाएं बाएं ये छूटेगा, तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 2 और ये -1 ये 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे, ये हो गया 4। अब जरा देखिए, इसके इसमें गुणा करेंगे तो -1, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर इसके इसमें गुणा करेंगे 4 3 12 हो गया, माइनस ये क्या है, 0। यहाँ कोई भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, कोई भी वैल्यू आएगा, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ बगल में देखिए आगे 0 है, तो ये कोई भी मान आएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, वैसे
यहाँ पर इसके अंदर जो भी मान आएगा ये गुणे में शून्य है, तो ये भी क्या होगा, वो ब्रैकेट में जो भी तामझाम आएगा सब क्या हो जाएगा, शून्य। तो हमें ये चीज़ और ये चीज़ हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमारा स्टेप बच जाता है और समय भी बचता है, हमें इसी से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -13 गुणे 4, -13 चौका 52, और हो गया यही आंसर। तो मैंने क्या कहा, हमेशा विस्तार वहां से शुरू कीजिए जहां पर अधिकतम जीरो हो, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में अधिकतम जीरो होता है वहीं से शुरुआत करते हैं विस्तार करना। विस्तार में एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह, ठीक है, कौन प्लस होता है कौन माइनस, जहां से लेके विस्तार करना है उस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक सवाल है, देखिए सवाल में क्या है। सवाल में लिखा है कि यदि a बराबर, देखिए कोई आव्यूह दिया गया है तो दिखाइए, माने सिद्ध कीजिए कि 3a, देखो 3a, a मीन्स आव्यूह, ठीक है, और फिर 3a जो आव्यूह मिलेगा उसका जो सारणिक आएगा, उसका मान जो आएगा वो बराबर है 27 गुणे a का सारणिक। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो बाएं लिखा है जो दाहिने लिखा है, ये दोनों बच्चों का हमें बराबर दिखाना है। तो ऐसे सवाल को हल कैसे किया जाता है, तो ऐसे सवाल को हम एक एक पक्ष लेकर हल करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे, और फिर देखेंगे दोनों मान बराबर आ जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो क्या करना होता है, इन सवालों में जो भी दिया है पहले उसको ध्यान से देखते हैं, उसके बाद जो हमें लाना है उसको ध्यान से देखते हैं कि क्या है। हमें चाहिए 3a, ठीक है, जबकि प्रश्न में दिया है a का मान, a माने ये कोई आव्यूह है, ठीक है, इसका a का मान दिया है, लेकिन हमें चाहिए 3a, फिर उसका चाहिए सारणिक, फिर बाद में क्या चाहिए, a जो दिया है उसका सारणिक, फिर गुणा करना है 27 से, तो फिर जो भी चीज आएगा दोनों तरफ वो मान बराबर हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, देखिए इधर। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखिए ये क्या है, a, तो हमें इस सवाल को लगाने के लिए हमें चाहिए a का सारणिक। तो एक बार a का सारणिक निकाल लो, ठीक है, चलो निकालते हैं। दोनों तरफ सारणिक लगाओ तो जाएगा a का सारणिक, इधर सारणिक हो जाएगा बराबर, इधर भी सारणिक हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये है सारणिक। और मैंने अभी पीछे हल करना आपको सिखाया था, कैसे हल होता है, मैंने तरीका भी आपको बताया था। तरीका क्या था कि हमेशा अगर हमें विस्तार करना हो, मान निकलना हो सारणिक का, हमेशा वहां ध्यान देते हैं जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में अधिकतम शून्य हो, जीरो हो, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पहला है, ध्यान दीजिएगा, जो पहली स्तंभ है इसमें देखिए 2 जीरो है, तो जो जीरो वाला मान होता है उसको छोड़ देते हैं, जो संख्या होता है केवल उसी का लेकर विस्तार कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी पीछे एक सवाल बताया, उसमें जो जीरो वाला लिखा था वो चीज़ें क्या हो गई थी, शून्य हो गई थी, वो सारे मान, हमें एक ही मान मिला था जो शून्य नहीं था। तो यही जो शून्य नहीं है उसी को लेकर विस्तार कीजिए, बाकी जो शून्य मान है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी मान आएंगे सब शून्य हो जाएंगे उधर वाले, इसी से मान निकलेगा। तो क्या है, पहले यहाँ होता है प्लस, तो हो जाता है +1, इसके बाद क्या मिलता है, ऐसे लगाते हैं सारणिक, तो इसके ये वाला छूट जाएगा और ये वाला छूट जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1 2 0 4, बस। इसके बाद अगर हम शून्य और ये शून्य लेकर हल करेंगे तो वो मान शून्य आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं लिखने से, ठीक है, टाइम बचेगा इससे। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए आगे 1 है तो 4 1 के 4 माइनस, इसके इसमें गुणा करेंगे तो जाए 0, तो जाएगा 0 माइनस 4 माइनस 0 यानी कि 4, 4 गुणे 1 यानी कि कितना आएगा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो a का सारणिक है उसका मान कितना आएगा, 4, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए 27 a का सारणिक, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 27 a का सारणिक, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 27 गुणे a का सारणिक कितना है, 4 है, तो 27 गुणे 4 करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है, गुणा कीजिए जरा। तो 4 सते 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है, ये जाएगा 108 हो गया। देखते हैं कि इधर वाला मान 108 आता है या नहीं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इस वाले में हमें चाहिए 3a, हमारे पास a है तो 3a निकालिए, चलिए तो 3a निकालिए, निकालते हैं। तो यह है 3, a का मान रखिए, पीछे हमने आव्यूह में गुणा करना आपको सिखाया था, वही चीज़ यहाँ है। ये क्या है, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, यही है, ठीक है। जरा गुणा कीजिए। तो मैंने अभी गुणा करना आपको सिखाया था कि अगर आव्यूह है तो जो गुणा होता है किसी संख्या से तो सब में हो जाता है गुणा, ठीक है। तो सब में गुणा कीजिए, देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 के 3,
शून्य शून्य, फिर शून्य 3 0 3 के यहाँ करेंगे 3 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। ये देखिए हो गया गुणा और हमने गुणा कर दिया। ये किसका मान आया है? 3a का मान आया है, लेकिन हमें चाहिए 3a का सारणिक। ठीक है, तो लिखेंगे 3a का सारणिक। ठीक, तो इधर सारणिक लगेगा तो उधर भी सारणिक लगेगा, तो इसका जो मान निकला है उसको भी सारणिक में रखिए। क्या है? 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ठीक है, चलिए इसको तोड़िए। और तोड़ना मैंने अभी सिखाया था आपको, कैसे तोड़ते हैं ध्यान दीजिएगा। कैसे तोड़ते हैं? हमेशा उस पंक्ति या उस स्तंभ को लिखते हैं, देखते हैं जहां पर अधिकतम शून्य हो उसी को लेकर हम विस्तार करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो स्तंभ है इसमें देखिए 2 शून्य है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे? इसी स्तंभ को लेकर विस्तार करेंगे। ठीक, तो आगे क्या है? +3। ये जो संख्या लेते हैं ये प्लस होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? ये जो संख्या लेंगे उसके दाएं बाएं जो भी रहेगा वो छूटेगा और उसके ऊपर नीचे छूटता है, तो जो बचता है वही लिखते हैं 3 6 0 12। हो गया। और इसके बाद शून्य, देखो 3 के बाद क्या आएगा? शून्य आएगा, फिर जो भी लिखेंगे फिर शून्य आएगा, फिर लिखेंगे, क्योंकि सारे शून्य हो जाएंगे इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यही मान निकालिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 12 36। इसके इसमें गुणा करेंगे, -0 का 6 में करेंगे 0। ठीक है, और फिर गुणा कीजिए, तो 36 - 0 यानी कि 36, 36 गुणे 3, 3 छक 18 का 8, 3 त्रिक 9 1 10। ये देखिए ध्यान दीजिए, हमें दिखाना था कि 3a का जो सारणिक है उसका मान आएगा 27 गुणे a का सारणिक, और हम देख रहे हैं 3a का जो सारणिक का मान है वो क्या है? 108 है, और 27a का जो सारणिक है, 27a का सारणिक उसका भी मान 108 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ, इसको डालिए नंबर 1, इसको डालिए नंबर 2। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण, देखिए ध्यान से लिखेंगे, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 3a का ये सारणिक है। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, और दोनों से क्या पता चलता है कि ये जो भी लिखा है ये दोनों साइड क्या है? बराबर हैं। तो ये क्या है? 3a का सारणिक बराबर है 27a का सारणिक। ठीक है, और जब दोनों साइड बराबर है तो हम क्या लिखते हैं? इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, और आप जानते हैं इति सिद्धम का मतलब क्या होता है? यही सिद्ध करना था। तो ऐसे सवाल 2x2 का भी आ सकता है, 3x3 का भी आ सकता है। जो नियम 2 में है वही नियम 3 में है। ठीक है, तो मैंने एक सवाल 3x3 वाला बता दिया। अगर 2x2 वाला सवाल आता है तो आप लोग उस पर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास कुछ नियम है जो सवाल लगाने में इसकी हमें आवश्यकता होगी। नियम क्या है? लिखा है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही मिलता जुलता परिभाषा मैंने आपको बताया था आव्यय वाले पाठ में, उसमें एक था परिवर्त आव्यय, और जब मैंने उसको पढ़ाया तो मैंने कहा था कि सारणिक में इसकी जरूरत पड़ेगी। परिवर्त आव्यय में क्या था कि एक आव्यय दिया रहता था, वो कहता था कि अगर इसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, ठीक है, तो एक नया आव्यय मिलता है। यहाँ सारणिक है, सारणिक में क्या होता है? हर एक सारणिक का मान होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सारणिक दिया गया है, ठीक है, और इसका जो पंक्तियां हैं या इसके जो स्तंभ हैं, इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो तो एक नया आव्यय मिलेगा। ठीक है, चलो बदल के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा 1 2, इसकी पंक्ति को मैं स्तंभ बदल रहा हूँ। ठीक है, तो जाएगा 3, फिर है 2 5 0, फिर 0 3 4। ये देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास जो सारणिक था उसके पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में हमने बदल दिया तो हमें एक नया सारणिक मिला। ठीक है, देखने पर लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इसको हल करेंगे और जब हम इसको हल करेंगे तो दोनों का मान हमेशा क्या होगा? बराबर रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, ठीक है, तो जो नया सारणिक मिलता है उसका मान और शुरू वाला जो सारणिक रहेगा उसका मान कभी भी बदलता नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इसकी हमें जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारे पास नियम है, देखिए इसमें क्या लिखा है
यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सारणिक है, ठीक है, जैसे 3 0 5 2 1 4 2 3 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सारणिक है। अब अगर हम इसको हल करें, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, कुछ मान निकलेगा। कंफर्म है, हर एक सारणिक का मान होता है, क्योंकि इसको विस्तार करेंगे तो कोई ना कोई मान निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से आगे, इसमें क्या लिखा है कि अगर किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों, देखिए देखिए ये क्या है, ये मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए ये क्या है, पहली पंक्ति है, मैंने आपको लिखना बताया था पीछे, आप भी में बताया है। इस पंक्ति को बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, ठीक है। पीछे भी मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ये स्तंभ है, ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ, ठीक है। इसको बोलते हैं C1 स्तंभ, इसको C2 और इसको बोलते हैं C3। ये ऊपर लिखा जाता है, हमने नीचे लिख दिया क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस C1 C2 C3 क्या है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। R1 R2 R3 क्या है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो क्या लिखा है, किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दो या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दो, ठीक है। तो जो नया सारणिक मिलेगा उसका जो मान आएगा पहले वाले मान के बराबर ही होगा, लेकिन चिन्ह अलग रहेगा। यानी कि अगर इस को हम हल करें और मान लीजिए इसका मान आए धन में यानी कि प्लस में, तो जब हम बदल के लिखेंगे सारणिक जो नया मिलेगा उसका जो मान आएगा वही चीज आएगा, लेकिन माइनस में। अगर इसका मान प्लस में आएगा तो उसका माइनस, और अगर इसका मान माइनस आएगा तो उसका प्लस में। यानी कि जो मान आएगा वही आएगा, लेकिन चिन्ह बदला रहेगा, ठीक है। ये है इसका मतलब। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम इसको बदल दे रहे हैं, देखिए ये क्या है, 3 है, 2 है, 2 है, फिर लिखा है 0 1 3 ऐसे लिखा है, ये क्या है, स्तंभ है। मैं पहले पंक्ति को बदल के दिखाता हूं। देखिए ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, इनको आपस में बदल दो। यानी कि पहली पंक्ति में दूसरी को लिख दो, दूसरी वाली की जगह पहली लिख दो। चलो बदल के लिखो, देखो 2 1 4, फिर क्या है 3 0 5। अगला हमने नहीं बदला है तो वो वही रहेगा, हो गया। अब देखिए ये जो सारणिक है इसका कुछ मान आएगा, और ये जो सारणिक है इसका भी कुछ मान आएगा। मान हमने क्या कहा, दोनों का मान बराबर होगा लेकिन चिन्ह विपरीत होगा, ठीक है। यही मतलब है। मतलब क्या है कि अगर दो पंक्ति को आपस में बदल दें तो जो नया जो नया सारणिक मिलेगा उसका चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित रहेगा, बदला रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर इसका मान क्या आएगा, प्लस में, तो उसका मान माइनस में, और अगर इसका मान माइनस में तो इसका मान प्लस में। तो क्या कर दें कि मान बराबर आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही बदल देंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ देखिए आगे प्लस है तो ये मान क्या आएगा, माइनस में। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। या और देखिए बातें, और क्या है, जैसे हमने अभी पंक्ति को आपस में बदला है, मान लीजिए कि हम स्तंभ को आपस में बदल दें, तब क्या मिलेगा, जैसे ये स्तंभ है पहला, ये दूसरा, इनको आपस में बदल दो। दूसरा वाला या दूसरा क्या, ये पहला और तीसरा को आपस में बदल दो, किसी को भी दो को आपस में बदल दो। तो चलो मैं तीसरे की जगह पहला कर दे रहा हूं, पहले की जगह तीसरा कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जगह 5 4 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, 0 1 3, फिर ये क्या है 3 2 2। ये क्या हुआ, देखिए हमने क्या किया है, हमने पहले और तीसरे को आपस में बदला है। तो ये दूसरी लाइन है, ये दूसरा स्तंभ जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा पूरे का, वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन चिन्ह बदला रहेगा। अगर इसका मान प्लस आएगा तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। बस यही मतलब है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 3 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जरूरत सबसे ज़्यादा होती है। ये तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। यह है क्या, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान 0 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक सारणिक है, जैसे 1 2 3, ठीक है, से ये भी है 1 2 3, ठीक। ये है 4 5 6, देख रहे हैं, हमने लिख दिया है इसे। या कोई और सारणिक ले रहे हैं, जैसे ये है 5 2 7
3 6 9 5 2 7। देखिए हमने 2 सारणी लिखा है, ठीक है। ये देखिए एक सारणी ये है, एक सारणी ये है। अब ये नियम जो लिखा गया है ना, ये नियम है क्या? नियम क्या लिखा है? यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां, ध्यान दीजिएगा, कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ क्या हो, समान या बराबर हो, ठीक है, तो उस सारणी, पूरे सारणी का मान 0 होता है। उस सारणी को हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्या इस सारणी में कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ समान है? अगर ऐसा कहीं होगा तो इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ये पहली स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ हो। देखिए ये जो मान है दोनों में क्या है? बराबर है। जो पहला स्तंभ है वही दूसरा भी स्तंभ है। इसका मतलब क्या है? इस पूरे सारणी को जब हम हल करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। तो नियम आपको याद रहेगा तो आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं अगर आपको नियम पता है। ऐसे ही क्या इस सारणी का मान 0 आएगा? अगर इस नियम का पालन कर रहा है तो इस सारणी को हल करने की जरूरत नहीं है, मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे देखते हैं? कोई 2 कॉलम मतलब स्तंभ, कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति समान है या नहीं। तो यहां देखिए स्तंभ अगर आप देखेंगे तो स्तंभ समान नहीं है, लेकिन पंक्ति देखिए, ये देखिए पहली पंक्ति, सॉरी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ठीक है, कोई बराबर है? हाँ, ये पहली पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति क्या है? समान है। तो नियम क्या है? कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ अगर समान है तो पूरे सारणी का मान 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारणी का मान क्या आएगा? 0। हमें हल करने की जरूरत नहीं है, बस यही है नियम। ये जो हमने 3 नियम बताया ये सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, खासकर ये जो हमने अभी बताया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस नियम को याद रखिएगा। देखिए हमारे पास एक सवाल है और इस सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। कह रहा है कि कोई सारणिक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ज्यादातर सारणिक को ना ऐसे डेल्टा बराबर लिखा जाता है, ठीक है, इसको डेल्टा कहते हैं या त्रिभुज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ त्रिभुज नहीं बोलेंगे, यहाँ डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो जो अवयव होता है उसको अंग्रेजी के अक्षरों से लिखा जाता है ABCD से, लेकिन जो सारणिक होता है उसे ABCD से नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ABCD से लिखते हैं तो जैसे अगर हमें A से इसको लिखना है ना तो केवल A नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? ये कोई सारणिक दिया गया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी 2-3 नियम बताया, हमने कहा था वो नियम याद रखिएगा, वो जरूरी है। अब देखिए इसका मान कैसे निकलता है। इसका एक ट्रिक है, तरीका है। तरीका क्या है? अगर कोई संख्या ऐसे लगातार लिखा गया है तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभ में, तो हमेशा ऐसे सारणी का मान 0 होता है। जैसे 13, 14, 15, 15 के बाद क्या था? 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21। देखिए ये लगातार ऐसे लिखा गया कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मान 0। ये एक नियम है, क्योंकि ये नियम किताब में नहीं मिलता, इसलिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं? कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें आना चाहिए। वो क्या है? जब भी किसी भी सारणिक में 2 या 2 से अधिक पंक्तियों को, ठीक है, यहाँ पर हमें केवल 3 पंक्ति तक पढ़ना है, 3 स्तंभ तक पढ़ना है। तो अगर हम 2 पंक्ति को या 3 पंक्ति को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, या 2 या 2 से अधिक स्तंभों को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जो नया सारणिक मिलता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? देखिएगा ध्यान से। देखिए ये देखिए, ये क्या है? ये है पहला स्तंभ है, ठीक है, और ये क्या है? दूसरा है, और ये क्या है? तीसरा है ना? अभी हमने इधर उधर करना आपको सिखाया था पीछे वाले में, तो मैं थोड़ा इसमें नियम लगा, क्योंकि ये ऐसा सारणिक है, इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो आप इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको थोड़ा ऐसा तरीका पता होना चाहिए जिससे हम लगाएं और जल्दी से आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ऐसे सवालों में क्या करते हैं मान निकालने के लिए। देखिए ये जो पंक्तियां या स्तंभ होते हैं ना, इनको आपस में या तो घटाते हैं या तो आपस में जोड़ते हैं। क्या मतलब इसका? मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, ये जो पहला स्तंभ है ना, इसको बदल दो। पहला जो स्तंभ है इसको क्या कर दो? बदल दो। कैसे बदल दो? दूसरे में से पहला वाला घटा के, ठीक है। फिर से
जो पहला वाला स्तंभ है ना उसको बदल दो। कैसे बदल दो? दूसरे से पहला घटा के, अभी मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। और जो दूसरा स्तंभ है उसको बदल दो, कैसे? तीसरे से दूसरा घटा के। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है। हम किसको किसको बदल रहे हैं? पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ को बदल रहे हैं, इसका मतलब तीसरा स्तंभ वैसे रहेगा। तो मैं पहले तीसरा लिख रहा हूं, देखिए 19, 20, 21, ये देखिए हमने लिख दिया, हो गया। अब हमने क्या किया है, देखिए ये पहले, ये C1 का मतलब होता है पहला स्तंभ, इसकी जगह क्या लिखना है? इसकी जगह लिखना है दूसरे से पहला वाला घटा के, ठीक है। यानी कि दूसरे स्तंभ के मान में से पहला वाला स्तंभ का मान घटा के लिखना है। चलिए 16 में से 13 घटा के लिखिए तो कितना हो जाएगा? 3। 17 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 3। 18 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 3। हो गया ना। देखिए पहला जो स्तंभ है ना वो हमने बदल दिया। कैसे बदला? दूसरे से पहला, दूसरे स्तंभ में से पहला वाला स्तंभ घटा के। ऐसे ही अब दूसरा जो स्तंभ है ये भी बदल के लिखेंगे। कैसे बदलना है? तीसरे वाले से दूसरा घटा के। तो तीसरे से दूसरा घटाओ, जो आया लिखना, ठीक है। तो 19 से 16 घटाएंगे तो आएगा 3। 20 से 17 घटाएंगे आएगा 3। 21 से 18 घटाएंगे आएगा 3। और मैंने अभी अभी बताया था पीछे क्या बताया था कि अगर किसी भी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अगर बराबर आते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। उसे हल करने की, विस्तार करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये स्तंभ और ये स्तंभ क्या आया? बराबर है, इसलिए इस सारणिक का मान क्या आएगा? शून्य। और यही क्या है? आंसर। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। बिना विस्तार किए हुए हम इसको हल कर दिए, ठीक है। ये जो नियम हमने बताया है, ये नियम पहले लगते थे लेकिन अब ढेर सारे सवाल कट गए हैं, इसलिए ये नियम बहुत ही कम आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप उनको बदल दीजिएगा। ऐसे जो नियम हमने स्तंभ में लगाया है ऐसे नियम हम पंक्ति में भी लगा सकते हैं। दो पंक्ति को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे इधर यही आप क्या कीजिएगा, ऐसे ये पहली पंक्ति से, देखिए ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी है, तो दूसरी से आप पहले घटाइए, फिर ऐसे तीसरी से दूसरी घटाइए, कुछ न कुछ मान मिलेगा, बराबर मिलेगा और हो जाएगा शून्य, ठीक है। आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पीछे वाले क्लास में भी पढ़े होंगे। ये 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी है, लेकिन हर जगह अलग अलग सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सारणिक, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो सारणिक में है, ठीक है। सारणिक की तरह सूत्र है। अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने का सवाल आता है तो जो सारणिक वाला सूत्र है उसी का ही प्रयोग करेंगे और हल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, सूत्र होता है। अगर आप 12 में हैं तो 12 वाला जो सूत्र है वही वाला आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए ये है ABC, तो ये क्या है? त्रिभुज ABC, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का आप क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब इसके तीनों जो बिंदु हैं ABC, इनके निर्देशांक आपको पता हो, ठीक है। ये जो ABC, ये 3 बिंदु हैं, इन्हीं तीनों बिंदु को आपस में मिलाया गया तो बन गया है त्रिभुज। और इनको जब त्रिभुज बन जाता है तो ये ABC को कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है और ये तीसरा शीर्ष है, ठीक है। तो तीनों शीर्ष जो होते हैं वो 3 बिंदु होते हैं, और अगर बिंदुओं का मान दिया है तो हम सारणिक वाला सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर बिंदु मान लीजिए नहीं है तो हम बिंदु मान लेते हैं। तो माना फर्स्ट वाला जो बिंदु है पहला A, ये है x1 y1, आपको पता है बिंदु ऐसे मानते हैं। ये है x2 y2, ये है x3 y3, ठीक है, ये बिंदु है। तो अगर किसी भी त्रिभुज के 3 बिंदु या तीनों शीर्ष दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/2 सारणिक। अब इसमें से जो मान है वही मान यहाँ रखना है। पहले किसका मान रखते हैं? x1 x2 x3। ये मान कहाँ से आएगा? यहाँ से।
x1 x2 x3 ये मान रख दीजिए। उसके बाद फिर जो बचा है क्या, y1 y2 y3 हो गया। ठीक है, देखिए y1 y2 y3। अब इसके बाद दोनों में से कुछ नहीं बचा है तो क्या लगाएंगे, 1 1 1 और फिर ये सारणिक। अब ध्यान दीजिए ये क्या बन गया, यह एक सारणिक बन गया और यह सूत्र भी है जिससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कब, जब त्रिभुज को तीनों शीर्ष पता हो। ठीक है, चलिए आगे लगाते हैं सवाल। और हाँ, एक चीज और, एक चीज होता है वो क्या है, संरेख। संरेख बिंदु, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है संरेख बिंदु। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। ऐसे मान लीजिए कि एक कोई ऐसे रेखा है, ठीक है, इस पे एक बिंदु है A, ये दूसरा बिंदु है B, ये तीसरा बिंदु है C। ठीक है, तो अगर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होती हैं तब हम इन तीनों बिंदुओं को कहते हैं संरेख बिंदु। फिर से, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर होती हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। लेकिन हमें केवल 3 ही बिंदु पढ़ना है, 3 से अधिक नहीं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यदि 3 बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन तीनों बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, कभी कभी 3 बिंदु दिया रहता है और कहता है सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख बिंदु हैं। ठीक है, तो सिद्ध करने का सूत्र क्या है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, सूत्र क्या है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तब तीनों बिंदु संरेख होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है। हमने क्या लिखा है, कोई भी त्रिभुज रहेगा उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई ना कोई मान निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें और उसका मान 0 आए तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है, बल्कि वो तीनों बिंदु जो हैं वो त्रिभुज नहीं बनाए हैं, वो क्या बनाए हैं, एक रेखा बनाई है। और जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। ध्यान दीजिएगा, तो अगर 3 बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थात, ठीक है, अर्थात क्या, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यह क्या होगा, 0 होगा। ये सूत्र है। या और क्या सूत्र के रूप में लिखेंगे, या 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये जो इसका मान होगा ये क्या होगा, 0 होगा। ऐसा कब लिखेंगे, जब तीनों बिंदु संरेख होंगे। ये सूत्र भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास सवाल है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष, मैंने भी कहा था त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर दिए हैं तभी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी तीनों शीर्ष दिए गए हों तो उनको मान लीजिए कि ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि आप आसानी से मान रख सकें और गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, वो था 1/2 और ऐसे सारणिक बनाएंगे और मान लिखना मैंने बताया था। एक बार मैं सूत्र लिख दे रहा हूं फिर से। क्या सूत्र था, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है सूत्र। अब क्या करना है, इसी में मान रखना है और फिर इसे हल करना है। चलो हल करते हैं। देखिए ये है क्या, सॉरी ये मान रखिए जरा, ये है 1/2 और फिर सूत्र में 1/2 है। अब मान रखिए x1 कितना है 3, x2 -4, x3 5, फिर y1 8, y2 2, y3 1, फिर 1 1 1 हो गया। ठीक है, ये क्या है,
ये है हमारे पास सारणिक। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे और मैंने विस्तार करना, पीछे तोड़ना बताया था। ठीक है, कैसे? 1/2 हो गया। और मैंने कहा था सारणिक का सबसे आसान तरीका है, कोशिश कीजिए कि शून्य कीजिए। और अगर सारणिक में शून्य नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें जो शुरुआत में नियम बताया गया है, हमने बताया था आपको, वो आप लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सारणिक में शून्य है तो हमेशा विस्तार शून्य वाले पंक्ति या स्तंभ से कीजिएगा, मैंने ये आपको बताया है। यहाँ पर शून्य नहीं है तो किसी भी एक पंक्ति, किसी भी एक स्तंभ लेके आप विस्तार कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, तो अब मैं वो एक लाइन जो मैं लिखा था कि 3x3 का अगर सारणिक दिया है, फिर 2x2 का बनाएंगे, तब पूरा विस्तार करते हैं, तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा। देखिए ये क्या हो जाएगा विस्तार। देखिए ये क्या है, अगर मैं 3 लेता हूं, देखिए 3, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली लाइन छूटेगा और ये वाली लाइन छूटेगा, तो हमें मिलेगा ये वाला चीज। ठीक, तो गुणा करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए 1 का 2 में करेंगे तो जाएगा 2, -1 का 1 में करेंगे तो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, गुणा। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब हम लेंगे 8, और आपको चिन्ह वाला नियम पता होना चाहिए, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तो हो जाएगा -8 लेंगे, हो गया। अब क्या होगा, ये वाली लाइन छूटेगा और इसके ऊपर नीचे लाइन छूटेगा। ठीक है, देखिए ये वाली लाइन छूटेगा, तो मिलेगा हमें -4, 5, 1 और 1, तो 1 का -4 में करेंगे तो -4, -5 का 1 में करेंगे तो 5, हो गया। फिर आगे अब हम लेंगे 1, तो ये क्या होगा प्लस में, तो +1, और इसके बाद देखिए जब हम 1 लेंगे तो इसके ये दाएं बाएं वाला छूटेगा और इसके ऊपर नीचे, तो 1 का गुणा होगा 4 में माइनस में, तो जाएगा -4, फिर -5 का होगा 2 में, तो जाएगा 10। अब इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए 1/2 हो गया, जरा हल कीजिए, 2 में से 1 गया 1, 1 गुणे 3, 3। अब देखिए -4 और -5 हो जाएगा 9 माइनस में, और 8, 8 9 72, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, 72। आगे ये देखिए -4 और -10, -4 -10 कितना हो जाएगा, -14, और फिर गुणे 1 करेंगे तो -14 हो जाएगा। इसको थोड़ा हल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए ध्यान से, ये 72 और 3 75, 75 में से 14 निकालिए, देखिए 75 - 14, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतने का मान हो जाएगा 61। ठीक है, अब क्या होगा, 1/2, 61 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 61/2, और यही क्या है आंसर। ये किसका मान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, और अगर ऐसे मात्रक नहीं दिए गए हैं तो हमेशा वहां लिखते हैं लास्ट में क्या, वर्ग इकाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई, या कहीं कहीं लिखते हैं वर्ग मात्रक, याद रखिएगा। ठीक है, ये मात्रक भी लिखना जरूरी है। अब ऐसे कोई भी तीनों शीर्ष दिए गए हैं तो हमें पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या करेंगे, ये सूत्र रखेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, फिर हल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और बाकी 3 बिंदुएं हैं। तो अगर इनमें से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और बाकी पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, इन चारों चीजों में से अगर कोई 3 का मान दिया है, 1 का मान पूछे, तो यही सूत्र लगाएंगे और हल कर देंगे। चलो मैं एक थोड़ा अलग टाइप को बताता हूं। देखिए सवाल में देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि यदि शीर्ष, ये देखिए पहला शीर्ष है, ये दूसरा, ये तीसरा, कह रहा है कि यदि शीर्ष ये तथा ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया था कि पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये 4 चीजें हैं। 4 में से 3 चीजें दिया रहेगा और किसी एक का मान पूछेगा। ठीक है, अभी पीछे वाले सवाल में तीनों बिंदु सही से दिया था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो कोई बिंदु पूछेगा जिसमें मान गायब रहेगा। देखिए ये बिंदु में के है, यहाँ कोई संख्या होनी चाहिए, मान गायब है, इसलिए इसका मान निकालना है। तो वही पीछे वाला सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि ये क्या है, पहला बिंदु x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है, ये क्या है x3 y3, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2, फिर सारणिक, सारणिक में क्या होता है? मान रखिए सारणिक में क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये है सूत्र। अब मान रखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए मान रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 35 है, बराबर 1/2 मान रखिए x1 कितना है? 2, x2 5, x3 k, फिर y1 -6 y2 4 और फिर 4 हो गया। इसके बाद 1 1 1। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम विस्तार करेंगे और फिर जिसका मान पूछ रहा है उसका मान आ जाएगा। चलिए विस्तार करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें कुछ बातें हैं। ये जो 1/2 है ये इसमें गुणा है, ठीक है। तो ये 2 जो है, देखिए 1/2 गुणा है, लेकिन ये जो 2 है ये भाग में है। तो अगर कोई संख्या भाग में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 2, ये 35 है, 35 दूना 70 हो जाएगा, बराबर 1 का अगर इसमें गुणा करेंगे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब क्या हो जाएगा? हम इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे? विस्तार। और विस्तार करना मैंने को सिखाया था, चाहे कोई एक पंक्ति लेके विस्तार कीजिए, चाहे कोई एक स्तंभ लेके विस्तार कीजिए, ठीक है। देखिए विस्तार कैसे होता है। चलिए 2 को लेके विस्तार करते हैं। ये 2 है, इसके बाद ये 2 लेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये वाला छूटेगा, तो क्या मिलेगा? 1 चौका ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 के -4 हो गया। गुणा कैसे होता है? 1 का 4 में होगा 4 होगा, फिर -4 के 4 फिर हो गया। इसके बाद -6। तो अगली बार जो लेते हैं, देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है, और पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, मैं सही से लिखूंगा, पहला प्लस में लिखा जाता है, दूसरा माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस में 6 है। इसके बाद क्या होगा? जब -6 लेके विस्तार करेंगे तो ये वाली लाइन छूटेगा और ये वाली लाइन छूटेगा, तो 5 के 1 1 मिलेगा। तो 1 का 5 में करेंगे तो 5, माइनस के का 1 में करेंगे तो जाएगा के, हो गया। अब 1 लेके विस्तार करेंगे तो ये +1 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस हो गया। अब जब 1 लेके विस्तार करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, 4 पंचे ये हो जाएगा 20, माइनस के का 4 में गुणा करेंगे 4 के, हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसको थोड़ा हल करेंगे। देखिए ये क्या है? 70 बराबर 4 में से 4 गया 0, 0 गुणा 2, ये क्या हो गया? पूरा 0, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। गुणा कीजिए अंदर में, तो +6 का 5 में गुणा करेंगे 6 पंचे 30 हो गया, और 6 का गुणा करेंगे माइनस के में तो -6 के। फिर यहाँ देखिए 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना आएगा? प्लस में 20 - 4 के, और इसी को हल कर देना है। देखिए 30 प्लस में और 20 प्लस में, 30 और 20 कितना हुआ? 50, ठीक है। तो ये देखो 30 और 20 क्या हुआ? 50, 50 प्लस में इधर आया माइनस में, ठीक है। तो जाएगा 70 - 50 बराबर क्या मिला? माइनस, देखिए ध्यान से, -6 के और माइनस में 4 के, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 10 के हो जाएगा, हो गया। अब क्या हुआ? 70 में से 50 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 बराबर ये कितना हो गया? -10 के, हो गया। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये देखिए -10 के ये गुणे में ही इधर आया भाग में, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 20/-10, ठीक है। 10 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, और लेकिन माइनस, तो के का मान क्या आ जाएगा? -2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने करके दिखाया ऐसे आप लोग हल कीजिएगा। देखिए हमारे पास सवाल है, ये संरेख से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र बताया था तो वहीं पास में ही मैंने बताया था कि अगर 3 बिंदुएं दिए गए हैं तो उनको संरेख बिंदु कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब हम तीनों बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकले? 0। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आए 0, तो इसका मतलब तीनों बिंदु जो हैं वो त्रिभुज नहीं बन रहा है, वो बल्कि क्या है? संरेख बिंदु है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये जो बिंदु दिए गए हैं इनको मान लीजिए कि बिंदु है, ये क्या है? x1 y1, ठीक है। ये क्या है? x2 y2 है, ये x3 y3 है, हो गया।
ऐसे आप लिख लिया कीजिए ताकि मान रखने में गलती ना हो, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या कह रहा है हमें सिद्ध करना है क्या, कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और फिर सूत्र मैं बार बार लिख रहा हूं, तो इस बार मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मान लिखूंगा। तो क्या होता है मान में, x1 x2 x3 मान रखिए, a x1 है, b x2 है, c x3 है, हो गया। अब y1 y2 y3, तो y1 कितना है b प्लस सी, y2 ये है c प्लस a, ठीक, और y3 कितना है a प्लस b है, और बाकी चीज क्या होता है 1 1 1 हो गया। हमने डायरेक्ट मान रखा है, सूत्र पीछे मैंने लिखा था इसलिए यहाँ नहीं लिखा। अब क्या करना है, इसको विस्तार करना है। देखिए 1/2, तो विस्तार करने का तरीका मैंने अभी आपको सिखाया था पीछे वाले सूत्र में, ठीक है। तो विस्तार कीजिए, कहीं से भी कोई एक पंक्ति ले लीजिए, कोई एक स्तंभ ले लीजिए, विस्तार कर दीजिए, जो भी आपको आसानी लगे। चाहे पंक्ति से आसानी लग रहा है तो पंक्ति लेके विस्तार कर दीजिए, स्तंभ से आसानी लग रही है तो स्तंभ लेके विस्तार कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं विस्तार कर दे रहा हूं, देखिए पंक्ति लेके, ठीक है। देखिए तो ये क्या होता है, पहला वाला a प्लस, तो अब क्या होता है, तो ये वाली लाइन छूटेगा और ये वाली लाइन छूटेगा, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कीजिए तो हो जाएगा c प्लस a, ध्यान दीजिएगा, देखिए, ठीक है। तो 1 का c प्लस a में गुणा करेंगे तो c प्लस a आएगा, फिर माइनस होता है a प्लस b का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b, यही आएगा, हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, अगला है, पहला प्लस लिखते हैं फिर दूसरा माइनस, तो ये माइनस में आएगा कौन, b प्लस सी, ठीक है। चलिए विस्तार कीजिए, देखिएगा ध्यान से क्या आएगा। तो जब हम b प्लस सी लेके विस्तार करेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये पहली लाइन छूटेगा, तो b c 1 1 मिलेगा, तो 1 का b में कीजिए तो b, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, माइनस c का 1 में करेंगे तो जाएगा c, हो गया। फिर अगला देखिए, पहला प्लस फिर ये माइनस, फिर अगला 1 जब लेंगे तो प्लस 1 होगा। विस्तार करना, चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो इसका इसमें गुणा कीजिए, तो a प्लस बी का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, और b का b में करेंगे तो हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर, फिर होता है माइनस, ठीक। तो c का c में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो c का c में करेंगे, जब आगे माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लिया करो, तो c का c में करेंगे क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और c का a में करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस में ac, ये देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आया तो है पूरा, ठीक है। आगे तो इसको थोड़ा हम हल करेंगे, तो 1/2 है। अब देखिए ध्यान से, जब हम देखिए यहाँ देखिए माइनस है और फिर ब्रैकेट है, जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस a आएगा और यहाँ प्लस a, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अंदर में मिलेगा क्या, देखिएगा ध्यान से, a है आगे, ठीक है, तो a आगे है, तो यहाँ मिलेगा c और माइनस में b मिलेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा a और फिर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा c और यहाँ मिलेगा माइनस में b, इतना मिलेगा, फिर माइनस, ठीक है। ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा b प्लस सी और यहाँ है b माइनस सी, हो गया। आगे फिर प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये क्या है, जरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, यानी कि खोलिए जरा, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने से अगर आगे माइनस है तो सब माइनस हो जाएंगे। फिर से अगर ब्रैकेट में सब चीज़ें प्लस हैं और आगे माइनस है तो ब्रैकेट हटाने से अंदर वाला भी माइनस हो जाता है, ध्यान दे लीजिएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में सी स्क्वायर और माइनस में ए सी, इतना आया। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ए का गुणा कीजिए, ए का सी में करेंगे तो हो जाएगा ए सी, ए का बी में करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए बी। अब इसका भी आपस में गुणा कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है आगे माइनस, ठीक है। तो गुणा जरा कीजिए, ये हो जाएगा b का b में करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर और b का c में करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी सी, ठीक है, क्योंकि b प्लस में ये माइनस में, आगे वाला चिन्ह अभी यही है, ध्यान देना। फिर c का
बी में करेंगे तो हो जाएगा प्लस में बी सी का सी में करेंगे तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस में ए सी। अब अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, देखिए कुछ कटता है, हाँ ये देखिए प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, ठीक। अब और भी चीजें कटेंगे, देखिएगा ध्यान से, जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो माइनस और ये बी, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या, ये प्लस में बी स्क्वायर और ये माइनस में बी स्क्वायर कैंसिल। आगे देखिए ध्यान से, ये जो है देखिए माइनस बी सी, ये प्लस बी सी कैंसिल, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर और यहाँ माइनस सी स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आगे आया 1/2 और अंदर में आया, सब कट गया तो बचा 0 और 0 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या 0। और हम देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 0, और जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो हम कहते हैं कि तीनों बिंदु त्रिभुज नहीं बना रहे हैं बल्कि ये एक लाइन में है, यानी कि तीनों बिंदु संरेख हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे यहाँ लिखेंगे क्या, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, ठीक है, संरेख हैं। यही तो हमें सिद्ध करना था कि दिखाइए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो तीनों बिंदु संरेख तभी होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल लास्ट में क्या है 0, तब हम कह देंगे तीनों बिंदु क्या है संरेख है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी संरेख बिंदु होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। बस एक सवाल और लास्ट, ये हमारा लास्ट सवाल है। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि यदि बिंदु ए यम कामा -1 बी 2,1 तथा सी 4,5 संरेखीय बिंदु हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब कहे कि ये संरेखीय बिंदु हैं, ठीक है, और किसी का मान पूछे तो जो मैंने अभी सूत्र बताया था पीछे त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में, यहाँ नीचे जो भी सूत्र बताया था उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र था, क्या था कि जब तीनों बिंदु संरेख होंगे, क्या, यहाँ लिखेंगे जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तब क्या था, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 था। तो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0, यही सूत्र मैंने लिखा था। तो इधर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये क्या था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है ना। इसका मान क्या होगा 0 होगा, कब, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह ये सूत्र लिखेंगे बराबर 0। अब इसी में मान रखेंगे, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, कोई भी सवाल हो बस इसी में मान रखिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं, देखिए ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। मान रखिए जरा x1 का ये जगह यम, x2 का 2 है, x3 4, y1 का है मान -1, फिर ठीक है 1 है, फिर 5 है, आगे 1 1 1 हो गया बराबर 0। अब इसी को हमें हल कर देना है। अब देखिए ये 1/2 गुणे में होता है, ठीक है, तो जब ये इधर जाएगा भाग में तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, वो कहानी खत्म। देखिए आगे हल कीजिए, ठीक है, मैंने क्या कहा 1/2 गुणे में होता है, इधर गया भाग में 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको विस्तार कीजिए। विस्तार क्या, ये देखिए यम लेके मैं विस्तार कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब मैं यम लेके विस्तार करूंगा तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, तो मिलेगा केवल यही। तो 1 का 1 में करेंगे 1 होगा, -5 का 1 में करेंगे हो जाएगा 5, गुणा कर रहे हैं। इसके बाद -1 लेके विस्तार कीजिए तो माइनस सूत्र में होता है, फिर -1 लेके विस्तार करना है, ठीक है। तो ये लाइन छूटेगा और इसके ऊपर नीचे छूटेगा, तो 2 4 1 1 मिलेगा। तो 1 का 2 में कीजिए तो हो जाएगा 2, माइनस 4 का 1 में कीजिए तो हो जाएगा 4। आगे तो अगला लेंगे क्या होता है +1, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेके विस्तार करेंगे तो ये पूरी लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, 2 4 1 5 मिलेगा। चलिए 5 दूनी
10 हो जाएगा, माइनस 4 1 4 हो जाएगा, बराबर 0। ये बराबर 0 है, हो गया। अब इसी को हल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, 1 में से 5 गया तो -4 होगा, -4 गुणे m तो -4m हो गया। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 में से 4 गया, -2 गुणे 1 -2, और यहाँ 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 6, 6 गुणे 1 प्लस में 6 बराबर 0 हो गया। अब इसी को हल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये -4m है, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 4, और उधर गया तो माइनस में 4 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 4 गुणे में उधर गया भाग में, तो यम बराबर हो जाएगा 4/4, और काटेंगे तो यम बराबर कितना आएगा, 1। यही है यम का मान। उम्मीद है समझ में आया होगा, और बस आज इतना ही, ठीक है।